चलिए हम लेक्चर के अपने असल आज के लेक्चर पे आते हैं। हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको समझने से पहले देखें, यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए। मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसको मैंने नाम दिया है चेंज ऑफ स्टेट। हमारे पास मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स है ना। वैसे तो हम कहते हैं एक चौथी भी है, प्लाज्मा भी है, हैं 5 है। तुमने कोई 5वीं स्टेट बनाई है? अच्छा, तो बेसिकली 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप सॉलिड को गर्म करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर, अगर हम पानी की मिसाल ले लें तो पानी की जो 3 स्टेट हैं, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वेपर्स गैस है जब वो भाप बनने लगती है। ऐसे ही है ना। तो जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि सॉलिड लिक्विड बनने लग जाता है। जब बर्फ़ पिघल के पानी बनने लग जाती है तो सॉलिड क्या हो रहा है? लिक्विड। जब उस पानी को आप चूल्हे पे रख देंगे तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो भाप बनने लगेगी, जोश धुआं निकलने लगेगा। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। तो जब सॉलिड लिक्विड बनता है, इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो प्रोसेस जिसके जरिए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या कहलाता है? फ्यूजन। रटने की जरूरत नहीं अगर थोड़ी सी इंग्लिश आती है। The process in which a solid is converted into liquid is called fusion. जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है इसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। The process in which a liquid is converted into gas is called vaporization. इसका उलट क्या होता है? फिर जब गैस को ठंडा करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनती है, वेपर ठंडा होकर दोबारा क्या बन जाते हैं? पानी भर जाते हैं। तो the process in which gas is converted into liquid is called condensation. और जब लिक्विड सॉलिड बनेगा, फ्रीजिंग। जब यहाँ से यूँ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सॉलिड को गर्म करोगे तो लिक्विड बनेगा, हीट लेके, लिक्विड हीट लेके गैस बनेगा। यहाँ से उसको ठंडा करोगे, हीट निकालनी पड़ेगी। ऐसा ही होगा ना? ऐसा होगा या नहीं होगा? अच्छा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपने पानी या दूध या कोई भी चीज़ जब चूल्हे पे रख के गर्म की तो वो फ़ौरन ही तो गैस नहीं बनने लगती, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी की मिसाल ले लेना। पानी फ़र्ज़ करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने चूल्हे पे रख दिया। पानी आप उसमें भले अपना उंगली डाल के देख ले, मैं यही कहा था ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस तो बाद में डिफाइन हुआ था टेम्परेचर। पहले क्या था? सेंसेशन है, छू के देख लो यार कितनी गर्म है। तो आप उंगली डिप करेंगे, यार अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ी देर फिर उंगली डिप करें, यार गर्म, अब तो गर्म हो गया भाई, ठीक है। तो जब वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा तब पानी क्या होगा? भाप बनना। और 100 डिग्री पे बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। नेचर का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी आसानियाँ रखी थी। जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, जब वो बॉयल होने लगेगा, फिर वो 100 ही रहेगा, वो 101 नहीं होगा ना 102 होगा। अब वो पानी भाप बनेगा, ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। अब जितनी की जितनी हीट आप उसको दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, वो स्टेट को चेंज करने में इस्तेमाल हो रही है। पानी वैसे ही चूल्हे पे रखा हुआ है, नीचे से आग लगी हुई है, हीट मिल रही है, लेकिन थर्मामीटर 100 पे आके अटक गया। आप कहेंगे ख़राब हो गया है क्या, ऊपर नहीं जा रहा? नहीं भाई, ये कुदरत ने काम ही ऐसा किया हुआ है। अब ये बनेगा लिक्विड से वेपर। या बर्फ़ की मिसाल ले लें। बर्फ़ डाल लें एक बर्तन में, क्यूब आजकल मिलते हैं ना, आइस क्यूब्स, एक बर्तन में डाल लें, वो क्यूब पिघलने लगेंगे, उसमें थर्मामीटर डाल दें। बर्फ़ का टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री। जब बर्फ़ पिघलना शुरू होगी, हो सकता है बर्फ़ का एक्चुअल टेम्परेचर तो माइनस में हो, लेकिन जब थोड़ा सा पानी आपको नज़र आने लगेगा बर्फ़ में, टेम्परेचर होगा 0। टेम्परेचर क्या होगा? आप अब उसको भले चूल्हे पे रख दो, बर्फ़ पिघलेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर, अगर आपने 2000 बर्फ़ के टुकड़े डालें और 1999 पानी बन गए, एक नहीं बना है, तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कितना शानदार निज़ाम है कुदरत का। वो सारी की सारी हीट आप जब आप उसको देंगे, वो एक टुकड़े को जाएगी, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगी? लिक्विड में। जब वो सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि अब चेंज ऑफ स्टेट क्या हो गई? ख़त्म हो गई। जब वो 2000 बर्फ़ के टुकड़े बर्फ़ से पानी बन गए,
अब जब आप मजीद हीट देंगे अब टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 15। समझ आ रही है बात? तो ये 0 डिग्री पे क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। यही हमारा टॉपिक है। हम हीट तो दे रहे हैं बर्फ को, आधा घंटा हो गया है और भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, कहाँ जा रही है वो हीट? तो लेटेंट का मतलब ये छुपी हुई, मख्फी, हमें यूं लग रहा है कि हीट कहीं छुप रही है हमसे। और फ्यूजन, फ्यूज का क्या मतलब होता है? पिघलाना। पिघलाव की हरारत मख्फी, उर्दू में अगर नाम याद रख लो तो शायद तर्जुमा याद हो जाए। पिघलाव की हरारत मख्फी, मख्फी हो रही है, हरारत छुप रही है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जब हम किसी जिस्म को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। या हम बर्फ के टुकड़ों के हीट दे रहे हैं, थक गए आधे घंटे से, टेम्परेचर 0 का 0 है, कहाँ जा रहा है टेम्परेचर? हीट, हीट कहाँ जा रही है? हीट कहाँ जा रही है? हीट स्टेट को चेंज कर रही है। हीट क्या कर रही है? इसलिए जो इसकी डेफिनेशन है, फिर इस स्टेट में इसके लिए हम डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम, इस सिर्फ में मास है, टेम्परेचर तो चेंज होगा ही नहीं, टेम्परेचर तो चेंज, और इसका सिंबल क्या है? HF। क्लियर हो गया? अब अगर यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल्टा क्यू क्या होगा? MHF। डेल्टा क्यू क्या होगा? और HF की वैल्यू आइस के लिए होती है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट किलोग्राम। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखें जो न्यूमेरिकल हमें करना है उसके लिए थोड़ा सा हमें ये भी समझना है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होता है। ये तो हमने शुरू में देखा था। फर्स्ट करें बॉडी ए का टेम्परेचर 70 डिग्री है, बॉडी बी का टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री। दोनों को आप करीब लाए तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी। ये जो मैंने शो किया ये क्या है? हीट है। ये क्या है? हीट। तो गर्म जिस्म से हीट निकलेगी, इसका टेम्परेचर कम होगा। ठंडे जिस्म में हीट दाखिल होगी, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं फर्ज कर रहा हूं, फर्ज किया जब इसका टेम्परेचर 45 डिग्री हुआ तो इसका भी 45 हो गया, तो इसका कम हो के 45 हो गया, इसका बढ़ के 45 हो गया। ऐसे ही हुआ ना? इसका टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन हुआ। इसका टेम्परेचर क्या हुआ? क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है और ये एनर्जी ले रहा है। तो जब दोनों का टेम्परेचर 45 हो गया, अब ना कोई गर्म होगा ना कोई ठंडा होगा, दोनों क्या है? इक्वल लेवल पे आ गए ना। दोनों का लेवल क्या हो गया? इक्वल हो गया। जब दोनों का लेवल इक्वल हो गया तो ना कोई गर्म है ना कोई ठंडा, अब हरारत ट्रांसफर नहीं होगी। इसको कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? जिस तरह एक पलड़े में 10 kg रख दो और दूसरे में 20 kg रख दो तो क्या इक्विलिब्रियम होगा? दूसरे में भी 20 kg रखना पड़ेगा। एक में 200 किलोग्राम का बंदा रखा है तो दूसरे में 40 किलोग्राम के 5 बंदे रखने पड़ेंगे ना। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम है, सही है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर क्या हो गया? सेम हो गया। सही है। अब चाहे थर्मल इक्विलिब्रियम हुआ है या नहीं हुआ है, हीट जो है वो हॉट बॉडी से निकल रही है और कोल्ड बॉडी को मिल रही है। तो हमारा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है? हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय। ये हॉट बॉडी ने जितनी की जितनी हीट खारिज की है, खोई है, वो सारी की सारी कोल्ड बॉडी को क्या है? मिली है। क्लियर है सबको? यहाँ तक उतार लें फिर न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारी बुक में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 11.6 पेज नंबर 38 पे मैं रीड आउट कर रहा हूँ। A 2 kilogram iron block is taken from a furnace where its temperature was 650 degrees Celsius. आयरन का ब्लॉक लिया, आयरन का छोटा सा एक ब्लॉक लिया, जैसे कि मेरे पास समझे ये डस्टर है, इस तरह का, इससे थोड़ा सा बड़ा आयरन का एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है। आयरन का जो ब्लॉक है उसका मास 2 किलोग्राम है, तो इसको मैंने ले लिया M1 2 किलोग्राम। और इस वक्त इसका टेम्परेचर है, भट्टी से इसको निकाला है, भट्टी में इसको तपाया, गर्म किया है 650 डिग्री सेल्सियस। सही है। एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने उठाया
और बर्फ़ की एक बहुत बड़ी सिल है। आप देखते हैं ना बर्फ़ बेचने वाले, बर्फ़ की बड़ी बड़ी सिलें आती हैं, वो भी बर्फ़ का ब्लॉक होता है, लेकिन क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस छोटे आयरन के ब्लॉक को उस बड़े बर्फ़ की सिल के ऊपर रख दिया। बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। बर्फ़ का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री। वो कह रहा है बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री है। Assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई। फ़र्ज़ ये कर लो कि सारी की सारी हीट जो आयरन ने आइस को दी है वो आइस को मेल्ट करने के काम आ रही है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आ रही। ठीक है। हाउ मच आइस इज मेल्टेड, तो बताओ कितनी बर्फ पिघल गई है। तो हाउ मच क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। हाउ मच शुगर डू यू वांट, दुकानदार अगर आपसे गोरा होगा तो पूछेगा ना भाई कितनी चीनी चाहिए। हाउ मच पोटैटोज डू यू नीड, कितने पोटैटो किसको कहते हैं, आलू को। आलू बच्चे भी शौक से खाते हैं और जो इंग्लैंड वाले अंग्रेज हैं वो भी शौक से खाते हैं ना। ठीक है। तो हाउ मच आइस इज मेल्टेड, आइस का मास पूछ रहा है, तो आइस के मास को मैंने m2 कह दिया बस। आइस के टेम्परेचर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी मैंने आपको समझाया। स्टेट चेंज होगी, जब स्टेट चेंज होगी, आइस जब लिक्विड से जाएगा, आइस के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क, वो तो 0 ही रहेगा। तो टेम्परेचर की तो यहाँ में कोई ज़रूरत, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस की ये है, आयरन की स्पेसिफिक हीट ये है, एग्जाम में गिवन होगी। अब आयरन क्या हो रहा है, आयरन हॉट बॉडी है, आयरन हॉट बॉडी है। आयरन जब अपनी हीट आइस को दे रहा है तो आयरन का टेम्परेचर गिर रहा है, आइस के टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। तो आयरन की सारी हीट उसने कहा, तो आयरन की सारी हीट कब इस्तेमाल होगी, जब आयरन का टेम्परेचर 650 से 0 हो जाए, वो बर्फ के टेम्परेचर के इक्वल आ जाए, तो क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आयरन का टेम्परेचर भी 0 हो गया तो वो मजीद हीट नहीं दे सकेगा। तो इसका मतलब है इनिशियल टेम्परेचर तो आयरन का 650 है, फाइनल क्या होगा, 0, तो वो बर्फ के इक्वल आ जाएगा, वो मजीद हीट। तो ये उसके लिए टेम्परेचर की वेरिएशन हो गई, किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है। हमने भाई लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगाया कि हीट गेन्ड बाय आइस, आइस हीट ले रहा है, इज इक्वल टू हीट लॉस बाय आयरन, आयरन हीट दे रहा है। अब दोनों के लिए हीट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू फॉर आइस और डेल्टा क्यू फॉर आयरन। अभी मैंने यहाँ लिखा था फॉर्मूला, HF बराबर था किसके, डेल्टा क्यू अपॉन M के। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया था, MHF, सही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था, तो आइस के लिए हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला फॉर्मूला लगाया MHF, और आइस के मास को हमने कहा M2, सही है। आयरन तो सॉलिड है, उसका टेम्परेचर गिर रहा है, तो इसके लिए वो पहले वाला फॉर्मूला जो लिखा था, डेल्टा क्यू बराबर था किसके, डेल्टा क्यू अपॉन M, डेल्टा टी क्या था, C। तो यहाँ से अगर डेल्टा क्यू निकालोगे तो M डेल्टा टी यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा क्यू क्या होगा, MC डेल्टा टी, सही है। तो ये किसके लिए हुआ, आयरन के लिए, और आयरन के मास को हमने M1 का, C डेल्टा टी। अब डेल्टा टी पहले निकालते हैं, T1 इनिशियल है, T2 फाइनल है, 650 माइनस 0 650 डिग्री सेल्सियस आ गया। चेंज इन टेम्परेचर जो सेल्सियस में होगा वही केल्विन भी हो गया, मैंने डायरेक्ट यही कर दिया, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ भी कर सकता था, इसमें 273 ऐड कर दूँ, इसमें 273 ऐड कर दूँ, उस तरह डेल्टा टी निकाल लूँ, लेकिन ये मैंने जानबूझ के किया। आप लोग सोचिएगा, चेंज इन टेम्परेचर जो सेल्सियस में होता है वही केल्विन में होता है, ऐसा क्यों है, ऐसा। वैसे अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो यहाँ 273 जमा कर दो, यहाँ भी 273 जमा कर दो, तो यहाँ डायरेक्ट आपका आ जाएगा, आएगा फिर भी 650, आएगा फिर भी 650। अब मैंने वैल्यूज़ रख दी, बल्कि पहले इक्वेशन 1 से M2 निकाला, ये HF यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया इक्वेशन 1 में। अब वैल्यूज़ पुट कर दी, M1 की, C की, डेल्टा टी की, HF से कैलकुलेटर का बटन दबाया, आंसर आ गया, 1.93 किलोग्राम बर्फ पिघलेगी। तो अब एक सवाल तो आपके लिए ये, दूसरा सवाल ये जो मैंने आपको चेंज ऑफ स्टेट समझाई है ना, सॉलिड लिक्विड बनता है, लिक्विड रिवर्स में गैस लिक्विड बनती है। क्या सॉलिड डायरेक्टली गैस बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है,
और क्या गैस डायरेक्टली सॉलिड बन सकता है? और अगर बन सकता है तो उस प्रोसेस का ये घर से क्या करना है, सोच के आना है। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि आयरन की वैल्यू है 400 सी की, पानी की वैल्यू है 4200, इतना ज़्यादा फर्क क्यों है? आयरन में से सॉलिड है और वाटर क्या है, लिक्विड है। टेबल 11.1 अभी मैंने बताया था ना, आयरन की सी की वैल्यू है 400, यानी आयरन के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 400 जूल हीट चाहिए। पानी के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए, तकरीबन 10 गुना से भी ज़्यादा। ऐसा क्यों है? सही। 3-4 दिन है, सोचिएगा। 5J दार अरकम में मुलाकात होगी, आगे भी पढ़ेंगे इन सवालों